आपको बता दें कि मॉनसून की वापसी अब अपने अंतिम दौर से गुजर रही है, लेकिन वापस जाते जाते मॉनसून अलग अलग क्षेत्रों में इस समय तबाही मचा रहा है। उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश का जो तांडव है इस समय वो जारी है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों बिहार में भी बारिश से इस समय हाहाकार मचा हुआ है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो लगातार इन क्षेत्रों में बारिश हो रही है। बारिश की वजह से इस समय नदियां उफान पर हैं। कई स्थानीय नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिहार में अगर बात करें तो उत्तरी जिलों और कोसी बेल्ट पे आने वाले जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। अगर बात करें इधर दिल्ली की, तो दिल्ली एनसीआर में भी मानसूनी गतिविधियां खत्म होने से आसमान बिल्कुल साफ इस समय बना हुआ है। तो वहीं अलग अलग अगर राज्यों की बात करें तो बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। नेपाल की बात करें तो नेपाल में इस समय जल तांडव से हाहाकार है। दुकान मकान सब बर्बाद है नेपाल के अंदर और स्थिति बेहद दयनीय नेपाल में बनी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि नेपाल बॉर्डर के आसपास पड़ने वाले भारत के तमाम राज्य, वो चाहे बिहार हो और उत्तर प्रदेश का भी कुछ इलाका हो, वहां पर भी यही स्थिति इस समय बनी हुई है और बारिश से कहीं ना कहीं हाहाकार इस समय मचा हुआ है, क्योंकि स्थानीय नदियां तूफान पर हैं और कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो इस समय लगातार इन क्षेत्रों में देखा जा रहा है। सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न है, तो वहीं दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका संपर्क पूरी तरह से मुख्य धारा से कट गया है। नाव का सहारा लिया जा रहा है, राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है। जहां पर बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हैं वहां पर प्रशासन अमला भी तैनात है। लगातार प्रशासनिक अमले की तरफ से भी वहां पर जो भी मदद मुहैया कराई गई है उसको कोशिश यहां पर बढ़ाने की भी की जा रही है। बात राज्य सरकार की करें तो राज्य सरकार की तरफ से भी कोशिश है कि इन बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में राहत सामग्री को लगातार पहुंचाया जाए। दैनिक कार्यों के लिए वो चाहे नाव की व्यवस्था हो या अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की जो व्यवस्था हो वो भी यहां पर कराई जा रही है। इस समय अगर बात करें तो कई जो नदियां हैं वो चाहे गंगा यमुना है, इन सभी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है। स्थानीय नदियों में उफान है, जिसके चलते आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज़्यादा जानकारी उनसे लेंगे क्या कुछ हालात इस समय बारिश के चलते देश के अलग अलग राज्यों में बने हुए हैं। तो संवाददाता नूर आलम मेरे साथ इस समय जुड़ गए हैं, रुक उनका करेंगे। तो नूर आलम, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है बारिश के चलते, और मॉनसून इस समय कहीं ना कहीं लौटने का समय मॉनसून का बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद बारिश है, क्या स्थिति है? देखिए विशाखा, जिस तरीके से लगातार 4 महीने से मानसून बना हुआ था, तो अब आखिरी वक्त है मानसून का। अभी एक आध हफ्ता ही बचा हुआ, लेकिन इस हफ्ते में जिस तरीके से मानसून ने अपना कहर ढाया है जी, वो पूरे मानसून जो समय था उससे ज्यादा हुआ। मैं आपको बता दूं विशाखा कि 4 दिनों के अंदर जिस तरीके से भयंकर बारिश हुई है जी, इस भयंकर बारिश में जो तबाही मचाई है, और सबसे बड़ी बात है जो बरसाती नदियां, स्थानीय नदियां हैं, वो अभी भी बेहद उफान पर। हालांकि आज मौसम खुला हुआ है 5 दिन के बाद, लेकिन जो पानी का जलस्तर है वो सड़कों से निकल कर खेतों की तरफ गया। सारे खेतें जलमग्न है। कहीं ना कहीं हवा भी तेज थी, तो हवा के चलते कहीं के हजारों एकड़ फसलें जो वो कहीं ना कहीं जमींदोज हो गई है, खराब हो गई है। और सबसे बड़ी बात तो बता दो कि जो जलस्तर है कहीं ना कहीं नदियों का, जो सारी नदियों का, वो बहुत ऊपर बह रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि अम्बेडकर नगर जनपद में सरजू नदी बहती है, और जिस तरीके से लगातार नेपाल में भारी बारिश हो रही है, तो पानी जो यहाँ के बैराज से धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है। हालांकि बिहार में ज्यादा कांड मचा रखा, लेकिन अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो बाराई क्षेत्रों में जो उनका बांध आता है उसमें से पानी छोड़ा जाना शुरू हो गया। धीरे धीरे घाघरा का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया। जो तटीय क्षेत्र है कहीं ना कहीं वहां जांच शुरू हो गई और लोगों को आगाह करना शुरू कर दिया है। तो जो जिस तरीके से 4 दिनों में लगातार मानसून ने अपना कहर ढाया है, भारी जानमाल का भी नुकसान इसमें हुआ है। कई घर ऐसे बर्बाद हो गए, बिजलियां गिरी हैं। लेकिन जल, अगर पानी की बात करें तो अभी भी खेतों में पानी एक दूसरे खेतों में बह रहा है, और जो छोटी नदियां हैं वो कहीं ना कहीं उफान पर है। जी ठीक है, हमारे साथ संवाददाता श्याम सुंदर शुक्ला भी जुड़ गए हैं सिद्धार्थनगर से, रुक उनका भी करते हैं, जानकारी ले लेते हैं।
तो फिलहाल देखिए क्या स्थिति बनी हुई है सिद्धार्थनगर की। यदि बात की जाए यहाँ पर क्या हालात हैं, आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर बाढ़ से कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो परेशान है। मुख्य धारा से ऐसे कई गांव बताए जा रहे हैं जिनका पूरी तरह से कटाव हो चुका है। जी विशाखा, आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम सिद्धार्थनगर की बात कर लें तो सिद्धार्थनगर में भी भारी बारिश होने से कहीं ना कहीं ऐसे गांव हैं कि जहां बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से नेपाल के काठमांडू में बाढ़ की हालात से त्रासदी से कहीं ना कहीं जाने जा चुकी हैं और कोसी नदी से जब पानी छोड़े जाने के बाद से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके काफी बाढ़ से ग्रसित हो रहे हैं। कई जनपद ऐसे हैं जो बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जब कोसी नदी से 56 फाटक खोले गए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार को भी हाई अलर्ट पर रखा गया बाढ़ को लेकर। वहीं जनपद सिद्धार्थनगर में इस समय बाढ़ का लगभग 1 दर्जन से ऊपर ऐसे गाँव हैं जो जिनका संपर्क टूट चुका है, लेकिन वहां पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है। आप हमारे पीछे देखेंगे कि आपकी निगाहें जहां तक जाएंगी कैमरे पे तो पूरी तरह से जल पानी पानी दिखाई देगा। कहीं ना कहीं ये पानी बाढ़ का भी पानी है कि जिससे और ये बाढ़ का पानी पहुंच चुका है गाँव में, अब घुसना शुरू हो चुका है। लेकिन हम इस समय जहां सबसे ऊंचे स्थान पर मौजूद है कि यहाँ पर फसलें का होना सबसे ज्यादा नष्ट हो रही है और ये बाढ़ लगभग 1.5 महीने में 2 बार आई है, जो कि कहीं ना कहीं किसानों के लिए बड़ी चिंता की बातें हैं, क्योंकि फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं सिद्धार्थनगर। क्योंकि सिद्धार्थनगर का मुख्य जो है कृषि से ही लोग यहाँ के अपना उपार्जन करते हैं, क्योंकि अपनी रोजी रोटी कृषि के सहारे चलाते हैं। लेकिन बाढ़ की त्रासदी ने इस बार इतना लोगों को झिला दिया है कि लोगों का कहीं ना कहीं जिस तरीके से सामान भी नुकसान हुआ तो किसानों का फसल भी काफी नुकसान हुआ है। और जिला प्रशासन की बात कर ले तो पूरी तरह से जिला प्रशासन मुस्तैद हो गया है, गांव में जाकर लोगों से वार्ता करके हर संभव मदद की बात कर रही है। जी ठीक है, देखिए फिलहाल अगर बात करें जिस तरह से राज्य सरकार की नूर आलम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कल समीक्षा की गई कई जिलों की, वो पहुंचे और साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि 4 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो तुरंत ऐसे लोगों को दी जाए जो बाढ़ग्रस्त हैं और इस समय और कहीं ना कहीं जो क्षति है उनको किसी भी तरीके की वो हुई है, हानि वहां पर हुई है। क्या लगता है अगर अम्बेडकर नगर की हम बात करें तो वहां पर क्या स्थिति है, कितने लोगों को मदद मिल पाई है इस घोषणा के बाद? समीक्षा कर और बाढ़ को लेकर के बेहद संवेदनशील दिखाई दिए और साथ ही अपने सारे आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि जो भी बाढ़ग्रस्त हो उनके जो नुकसान हो तुरंत उसी समीक्षा कर जो भी सहायता उनको रियायत, तो इसको लेकर के जितने भी आला अधिकारी थे एसडीएम से लेकर डीएम से लेकर तहसीलदार सब अपने क्षेत्रों में नजर आए। और कहीं ना कहीं जो 4 दिनों से त्रासदी से बारिश थी, किसी का छप्पर गिरा, किसी का मकान गिरा। आपको बता दें कि लगभग यहाँ से 2 से 3 लोगों की मौत हुई है मकान गिरने से और बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हुई। कहीं ना कहीं प्रशासन उसमें लगा हुआ, जो तत्काल सहायता राशि वो प्रदान की गई है। तो विशाखा ये बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से बाढ़ को लेकर के और बारिश को लेकर के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद संवेदनशील है और सीधा निर्देश दिया कि किसी तरह की जनहानि न होने पाए और अगर कहीं जलभराव है तो जलभराव को खत्म किया जाएगा। विशाखा मैं आपको बता दूं कि अभी भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो निचले इलाके में जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए अभी भी पूरी तरीके से जल निकल नहीं पाया, क्योंकि जो छोटी बड़ी जो क्षेत्रीय नदियां हैं, बरसाती नदियां हैं, वो उफान पर बह रही हैं। तो अभी वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल प्रशासन लगा हुआ है और जो खेतों की कई फसलें, कई हजार एकड़ फसलें ऐसी है जो जलमग्न हो गई है, तेज हवाओं से वो लौट गई, क्योंकि अब उसमें दाना नहीं होने वाला, तो उसको लेकर के भी प्रशासन अलर्ट है। और साथ ही साथ सरजू नदी में जिस तरीके से नेपाल से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है तो उसमें ही बाढ़ की आशंका है। तो जो निचले इलाके कहीं न कहीं जो तराई के क्षेत्र हैं, जो बाढ़ग्रस्त इलाके, अम्बेडकर नगर में 2 तहसीलें हैं, अम्बेडकर नगर और अलापुर, जो घाघरा नदी की बाढ़ के चपेट में आते हैं उनमें और उनके लगभग दर्जनों ऐसे गांव हैं जो कम्युनिटी से कट जाते हैं, उनका संपर्क टूट जाता है, तो वहां भी नाव की व्यवस्था कर दी गई है। कहीं कहीं बाढ़ जो क्षेत्र है उनके लोगों को निकालने के लिए तो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रशासन लगा हुआ है और जो बाढ़ का आकलन है वो करने में लगा हुआ है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस मुश्किल वक्त में प्रशासन, राज्य सरकार की कोशिशें भी हैं कि कहीं ना कहीं इस मुश्किल को सहायताओं से आसान बनाया जाए। शाम का जो रुख है वो हम करेंगे। शाम देखिए, हमने देखा है कि हजारों वर्ग अगर फीट की बात करें तो उनका जो फसलें हैं किसानों की वो बर्बाद हुई है।
कई कई किसानों की जितने बीघा फसल थी, जितनी बोई थी, उससे कहीं अधिक जो है वो बर्बाद हो गई। फसलों को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? ऐसे किसान जिनके साथ बारिश के चलते इस तरीके की स्थिति बनी है, उनका क्या कुछ कहना है? वो किस तरह से गुहार लगा रहे हैं राज्य सरकार से मदद की? जी, आपको बताना चाहेंगे विशाखा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पहले से ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन सिद्धार्थनगर का मुख्य व्यवसाय कृषि होने के नाते लोग किसानी पे यहाँ पे निर्भर हैं और लगातार बाढ़ ने दूसरी बार अपनी रौद्र रूप लिया है। तो कहीं ना कहीं पहली बार जब बाढ़ आई रौद्र रूप लिया तो किसान उसमें अपने आप को संभरे और उसके बाद दोबारा धान की रुपाई की। लेकिन इस बार बाढ़ से कहीं ना कहीं लगता है किसान पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जो किसानों का फसल है पूरी तरह से नष्ट हो रहा दिख रहा है, क्योंकि लगातार बाढ़ का आना और उसमें डूब जाना फसल एक बहुत बड़ी हानि हो रही है। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश सरकार से किसानों ने गुहार लगाई है कि उसकी उचित मुआवजा दिया जाए, तो वहीं प्रदेश सरकार ने भी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि आप लोग मुआवजा के लिए किसानों का वहां पर निरीक्षण कराया जाए और जो भी किसानों का लाभ है उनको मुहैया सरकार द्वारा कराई जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बाढ़ का जो कहर है वह लगातार अभी भी बढ़ रहा है। स्तर बढ़ने से कहीं ना कहीं कई गांव और अपने चपेट में लेने से ग्रामीण लगातार भय में जी रहे हैं और कई गांव ऐसे हैं, दर्जन भर गांव, जो कि वहां से लोग पलायन भी करना शुरू कर दिए हैं। सबसे बड़ा बात है कि तहसील सोहरतगढ़ का कई गांव ऐसे हैं जो वहां पे लोग पलायन करके वहां से ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि जो लोग बाढ़ में फंसे हैं उनको सबसे पहले ऊपर लाना और उनके लिए सुविधा की जो सामग्री है उनको मुहैया कराना। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से लगा है कि पहले इन लोगों को ऊपर निकाला जाए, क्योंकि ये बाढ़ की जिस तरीके से रफ्तार से नदियों का जलस्तर बढ़ा, कहीं ना कहीं चिंताजनक बनी हुई है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए, किसानों की बात हो, आम लोगों की बात हो या अन्य रोजगार के अवसरों की बात हो, वो बाधित हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर जो कार्य लोगों के पास होता है वो इस स्थिति में नहीं हो सकता, तो उनकी दैनिक क्रियाएं बाधित है, रोजगार बाधित है। ऐसे में जो खाने पीने का जो संकट है वो भी लोगों के सामने खड़ा होता है। ऐसे कई गांव जहां पर इस तरीके की मदद को भी शुरू किया गया है। ये आपको बताना चाहेंगे कि सोहरतगढ़ के 1 दर्जन से ऊपर गांव है कि वहां पर पुलिस प्रशासन और जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, लेखपाल, सभी लोग मौके पे गांव पे मौजूद हो चुके हैं कि जो ग्रामीणों को किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है उसका पूर्णता वहां पर मुहैया कराया जाए। और कई गांव पे जहां पे अभी बाढ़ जैसे हालात होने वाले हैं वहां पर भी जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी लोग अपने क्षेत्रों में मौजूद हैं। जहां पर इस प्रकार की दिक्कत का सामना दिख रहा है वहां पर लोगों को ऊंचे स्थान पर लाएं और जहां भी अगर कटाने, रिसाव जैसे बंदे की सूचना मिल रही वहां पर लोग वहां पर अधिकारी पहुंचे और वो को भराई किया जाए और रिसाव को रोका जाए। वहीं आपको बता दें कि रात में तकरीबन 10 बजे वासी तहसील में एक बंदा है जहां पर रिसाव की सूचना मिली, वहां पर जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन के लोग पहुंचे, रात में वहां कैंप किए और लगातार उस रिसाव को रोकने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नदी का जल स्तर बढ़ा तो कहीं ना कहीं यह सिद्धार्थनगर के लिए चिंताजनक है। लेकिन पुलिस जो जिला प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है और स्तर पर सभी कर्मचारी लग चुके हैं कि जिस तरीके से ग्रामीणों को इस प्राकृतिक आपदा से निजात दिलाना है। जी ठीक है नूर आलम, देखिए अम्बेडकर नगर की यदि बात करें तो वहां पर ऐसे कौन से गांव है जहां पर कहीं ना कहीं आजीविका के साथ साथ जो खाने पीने का संकट है वो भी खड़ा हुआ है, और क्या कुछ राहत राशि जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से भी वहां पर दी जा रही है? सबसे पहले मैं बता दूं कि ये अयोध्या से जुड़ा जिला है अम्बेडकर नगर, और रामायण पौराणिक नदी है कमथा जी, बहुत ही बड़ा है वो एक सर्वण क्षेत्र है वो उस स्थान पर। लेकिन वहाँ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वहाँ 3 नदियों का संगम है, महा, विशुय, तमसा। तो जब जो ये बरसाती नदियां तीनों है और तीनों नदी जहाँ संगम होता है तो वहाँ के भयावह स्थिति है और लगभग दर्जन भर से गाँव ऐसे जो पानी से चारों तरफ घिर चुके हैं। आवागमन बंद हो गया है, कहीं बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग निकल नहीं पा रहे कमाने के लिए, खाने। तो वहाँ पे प्रशासन ने साफ तौर से जो राहत किट है वो बंटवाना शुरू कर दिया है। कहीं कि अभी एक हफ्ते से कम अधिक समय लगेगा पानी निकासी में, क्योंकि जो रास्ते हैं कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं, वो 3 संगम होने की वजह से। तो अब प्रशासन लगा हुआ है, अब नाव के जरिए उन तक पहुंच रहा है। जो राहत सामग्री है जिस तरीके से शासन का निर्देश है उस निर्देश पे राहत सामग्री उन तक पहुंचाई जा रही है। और रही बात
बाढ़ क्षेत्र की, तो क्योंकि घाघरा नदी यहाँ पे अपना तांडव 3 बार दिखा चुकी है, चौथी बार फिर बढ़ने के कगार पे, उसको लेकर के जो दो यहाँ पे 3 गांव हैं जो माझा क्षेत्र में, कहीं ना कहीं वहां राहत सामग्री लगातार बांटी जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश मुखिया का लगातार ये निर्देश था कि कहीं से कोई कमी न होने पाए। तो अभी भी वो रास्ते कटे हुए हैं, तो वहां भी सब पहुंचाए जा रहे हैं, नाव की व्यवस्था की गई। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की जो दिशा निर्देश है उसमें प्रशासन खड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो क्षेत्र पाए जा रहे, जो नुकसान हुआ है, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए जांच कराई जा रही है, और जो निकल नहीं पा रहे हैं उनके लिए खाने की सामग्री और किट बांटी जा रही है। तो ये बहुत बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि ये जो 4 दिन की बारिश थी वो आपसी बारिश थी। बिल्कुल, चलिए ठीक है, देखना होगा कि जहां पर हालात है वो चाहे सिद्धार्थ नगर के हों, अंबेडकर नगर के हों, और इसी प्रकार से तमाम राज्यों में जो बने हुए हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश हो, ये हालात कब तक बेहतर होते हैं और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी राज्य सरकारें किस प्रकार से कर पाती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।